नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो पेपर संख्या 1 होती है उसके दूसरे चैप्टर के बारे में। इससे पहले चैप्टर संख्या 1 को यानी अध्याय संख्या 1 को आपने विस्तार से समझा, जिसमें हमने काव्य प्रयोजन के बारे में, काव्य प्रयोजन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार, काव्य प्रयोजन के उदाहरण, कई सारे रचनाओं के माध्यम से मैंने आपको समझाया, चार्ट बाई चार्ट पूरा डिटेल में बताया। काव्य प्रयोजन से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 15 एमसीक्यूज भी समझे हमने उसमें। ऐसे ही सेम पैटर्न पर आज का जो चैप्टर है आपका दूसरा चैप्टर, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे काव्य लक्षण के बारे में कि आखिरकार काव्य लक्षण होता क्या है। बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र चैप्टर संख्या 2 यानी कि अध्याय संख्या 2। पढ़ना क्या है उसमें? आपको पढ़ना है बेटा आपको काव्य लक्षण के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना है? काव्य लक्षण के बारे में आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य बीए फिफ्थ सेमेस्टर न्यू बैच प्रारंभ हो चुका 2026-27 का। बैच कैसे लेना है प्रथम वीडियो में मैंने बता दिया था, इस वीडियो में भी अभी मैं बताऊंगा बीच में कि आपको कैसे हमको ज्वाइन करना है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 चैप्टर संख्या 2 और पेपर संख्या 1। पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है? साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में। पूरा डिटेल से हम अधिकतर चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। यह नोट्स अगर आप तैयार कर लेंगे तो कहीं पर कोई किताब, कोई बुक या कोई सीरीज खरीदने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। सारी चीजों को मैं बारीकी के साथ बिल्कुल समझाऊंगा, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। पहला टॉपिक, पहला हेडिंग डालिएगा, काव्य लक्षण का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ काव्य लक्षण। ठीक है, हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए अंग्रेजी का शब्द उचित नहीं है बताना, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो नहीं समझ पाते। अर्थ माने जो है उसका मीनिंग कि काव्य लक्षण किसे, काव्य लक्षण होता क्या है? काव्य लक्षण का अर्थ होता है काव्य की वह मौलिक विशेषता या फिर वह मौलिक क्वालिटी या फिर वह मौलिक गुण। तो काव्य की वह मौलिक विशेषता या गुण जिससे वह अन्य साहित्य रूपों से भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है, और यह बताता है ये अलग होकर के कि कोई रचना काव्य है अथवा काव्य नहीं है। यानी कि जब कोई रचना, काव्य लक्षण यह बताता है कि कोई रचना काव्य है अथवा नहीं है, यानी ये अन्य गद्य विधाओं से या अन्य विधाओं से अलग होती है। और ये अलग कब होती है? ये अलग होती है इसी लक्षण की वजह से। इसीलिए कोई रचना काव्य है अथवा नहीं है, इसका निर्धारण जो होता है जिन तत्वों पर के आधार पर किया जाता है उन तत्वों को काव्य लक्षण कहते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। यानी काव्य लक्षण के आधार पर हम क्या करते हैं? काव्य लक्षण के आधार पर कौन सी रचना काव्य है अथवा कौन सी रचना काव्य नहीं है, उस बात को हम डिनोट करते हैं। काव्य प्रयोजन में आपने देखा था, काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं? काव्य प्रयोजन मतलब होता है कि काव्य का उद्देश्य क्या है, काव्य क्यों लिखा जाता है। ठीक है, तो यानी क्यों का उत्तर उसमें दिया हमने। अब हम काव्य क्या है इसको समझेंगे, काव्य किसे कहते हैं, काव्य में कौन कौन से लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को देखेंगे। किन आधारों पर किसी रचना को, किसी लिखी हुई एक प्रकार से ग्रंथमाला को हम काव्य कह सकते हैं, इन्हीं मापदंडों को काव्य का लक्षण कहा जाता है। यह बात आप ध्यान से समझिए। मेरे हिसाब से इसके अर्थ में ही आपको समझ में आ गया कि बेसिकली हमको पढ़ना क्या है। पढ़ना है काव्य लक्षण। जैसे कि भैया काव्य के लक्षण क्या होते हैं? रस। अगर रस ना हो काव्य में, जैसे मान लेते हैं राजभोग खा रहे हो, राजभोग में रसय ना मिले तो राजभोग का क्या मतलब है? नाम है रसमलाई और उसमें रसय ना मिले तो खाने का क्या मतलब है? तब पेठा ना खा लें या फिर जो है पेड़ा ना खा लें, अगर हमको जो है बिना वैसी मिठाई खानी है, मीठा करना है, टाफी ना खा लें या चीनी ना फाँक लें। इसलिए जब आपको रसमलाई खाने की जरूरत पड़ती तो रसमलाई क्यों अलग है? अन्य मिठाइयों से रसमलाई इसलिए अलग होती बेटा क्योंकि उसके लक्षण कुछ अलग है, उसमें रस मिलता है। तो काव्य में भी रस होता है। अन्य गद्य विधाओं में, कहानी में, निबंध में, नाटक में रस नहीं मिलता है, बहुत कम रस मिलता है। लेकिन रस जो होता है काव्य में अधाधुंध रस की प्राप्ति होती है। जिस तरीके से राजभोग जब ऐसे एकदम निचोड़ो तमाम चाशनियां मिलती रस है रस, वैसे ही रस जो होता है वो काव्य में मिलता है। समझो? आगे दूसरा तत्व का, दूसरा लक्षण का हो काव्य के? अलंकार। अलंकरोति इति अलंकाराः रसस्ते असो इति रसाः।
यानी अलंकार जो कि क्या कर दे, कविता बनिता मित। चाहे स्त्रियां हो, अगर स्त्री को गहना नहीं पहनाओ तो स्त्री उतनी खूबसूरत नहीं लगेंगी। इसलिए स्त्रियों के लिए जो महत्व स्त्रियों के मेकअप का है आज के भौतिकवादी समाज में, ऐसा कहें। क्योंकि जब केशवदास जी ने कहा था तब केवल श्रृंगार करती थी स्त्रियां। श्रृंगार में क्या होता था, सुरमा लगा लिया या फिर जो है वस्त्र वगैरह आभूषण पहन लिया, वस्त्र पहन लिया, यही सब उनका श्रृंगार होता था। आजकल क्या है, बढ़िया आप उनको उनके लिए बढ़िया नेल पॉलिश लगनी चाहिए, उनके लिए बाल उनका सीधा होना चाहिए, एकदम से स्ट्रेट जिसको कहते हैं, ठीक है। तमाम चीजें उनके चेहरे में, तमाम बनावट, तमाम प्रकार का पाउडर क्रीम लगना चाहिए, तो वो सब आज हो गया है। जिस तरीके से एक स्त्री को सुशोभित करता है उसका श्रृंगार यानी उसका मेकअप, ठीक उसी प्रकार से एक काव्य को सुसज्जित करता है, काव्य को अच्छा दिखाता है अलंकार। आचार्य केशवदास ने इसकी पुष्टि की है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तीसरा तत्व क्या होता है, भाषा की माधुर्यता। यानी एक खड़ंग भाषा होती है। गद्य में लिखा है कि एक राजा था, वो जंगल में रहता था, शिकार खेलने गया, वो गया, ये गया, ये सब एकदम से सीधी सपाट भाषा, कोई रस, कोई अलंकार, कोई मतलब ही नहीं है। भाषा में मधुरता होती है, जैसे कि आपने देखा, अब भाषा में मधुरता भी होती है, भावात्मकता यानी कि इमोशनल इमोशनल चीजें होती है, जैसे कि आप देखते हैं इसमें इमोशन, मतलब इमोशन भी होता है, भावात्मक चीजें होती हैं भाव के आधार पर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, काव्य में भाव पक्ष एक होता है और एक होता है कला पक्ष। कला पक्ष जो होता है बेटा, उसमें रस, छंद, अलंकार ये सब जरूर शामिल हो जाते हैं, लेकिन भाव पक्ष में इमोशन शामिल होते हैं कि रचना का विचार क्या है, भाव क्या है। तो भावात्मकता भी इसमें होती है। और ये आपका माधुर्य होती, भाषा एकदम से मधुर सरस होती है। जैसे अलंकार में क्या कहते हैं, तरनि तरनि तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अब अलंकार पढ़े, ता 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 आ गया, मजा आ गया पढ़ने में, ठीक है। हग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह भी लतिका भर लाई, नैनों में भरी सुहागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए मजा आ गया पढ़ने में। ऐसे और चीज आप पढ़ते हैं तो अलंकारों में देख लीजिए, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। अब शब्दों का यहाँ पर माया जाल आपने देखा, भाषा की मधुरता देखी, अलंकार देखा। अलंकार कौन सा है यहाँ पर, यहाँ पर जो है आपका जो है कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। हमेशा संदेह बना रहता है, जहां पर संशय बना रहे, यानी कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी चीरहरण कर रहे होते हैं, उस दौरान कवि लिखता है कि नारी बीच सारी है, यानी कि नारी के बीच में साड़ी है, या सारी बीच नारी है, या नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी के बीच में नारी छिपी है, या नारी के बीच में साड़ी छिपी है। और आगे कहता कवि कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी सारी से नारी बनी है कि नारी से सारी बनी है, ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो खींचते रहते दुशासन साड़ी, और जो है उधर से भगवान श्री कृष्ण जो है तमाम, भगवान श्री कृष्ण, अब लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास इतना वस्त्र आया कहां से, इतनी साड़ी आई कहां से। अरे मूर्ख, जो लोग ये क्वेश्चंस करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने साड़ी, जो भगवान है कुछ भी कर सकते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप विज्ञान और तथ्य के हिसाब से देखिए, जिनके 16,108 पटरानियां हैं, अगर एक एक साड़ी वो निकाल, मतलब एक एक साड़ी उनके बक्सा में से निकाल करके दे देंगे भगवान श्री कृष्ण आकर के, तो कितनी साड़ियां हो जाएंगी, 16,108 साड़ी। दुशासन ना ही पूरा कुरुक्षेत्र खींचे साड़ी तो ना खत्म हुए। आप समझे हो, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के पास कितनी, अगर एक एक साड़ी दे दे तो, अगर 10-10 साड़ी दे दिए तो, भगवान श्री कृष्ण चूंकि द्वारिका के राजा हैं तो उनके पास साड़ी की कमी है, वस्त्र की कमी है, तमाम साड़ी है, तमाम जो है उनकी महिलाएं हैं, तमाम दास सबके साड़ी इकट्ठा ले आए, तो दुशासन जैसे पापी कभी माता द्रौपदी के चीरहरण कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। जब तक भगवान श्री कृष्ण जैसे जो है जैसे व्यक्ति रहेंगे तब तक, मतलब व्यक्ति नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो आप देखिए किसी भी ऐसे भगवान श्री कृष्ण जैसे लोगों की जरूरत आज के पुरुषों को है, क्योंकि उनको, ताकि आज जो हमारी जो बहनें बेटियां हैं उनके लिए जरूरी है ऐसे कदम उठाना, ताकि ऐसे कुछ भी जो गलत कृत्य होते हैं, जो कुछ पापी लोग है करते हैं, वो ना हो पाए। इसके लिए सरकार तो कानून बना ही रही, लेकिन एक सजगता हम लोगों में लानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर है। तो भाषा की मधुरता, भावात्मकता, अलंकार, रस, ये सब आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से कविताओं के माध्यम से एक काव्य में इन चीजों की महानता होती है, ये सब तत्व होते हैं। तो ये इस काव्य के तत्व होते हैं।
काव्य के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो काव्य के अर्थ हो गए आपका, काव्य की परिभाषा लिखिए, हेडिंग डालिएगा काव्य की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ पोएट्री या काव्य। पहले विद्वान है आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य। यह कहते हैं कि वाक्यम, वाक्य अर्थ अभिनय युक्तम, वाक्य अर्थ, वाक्य अर्थ अभिनय युक्तम रसात्मकम काव्यम, यानी कि जिस वाक्य में अभिनय और वाक्य अर्थ, यानी जिस वाक्य में अभिनय युक्त रसात्मकम काव्यम, यानी अभिनय और रस का क्या होता है, समावेश होता है, वही काव्य होता है। काव्य की परिभाषा कैसे दी भरत मुनि ने, कि जिस वाक्य में अभिनय और रस का समावेश होता है वह काव्य होता है। अभिनय इसलिए इन्होंने कहा चूंकि इन्होंने नाटक के रूप में परिभाषा दी, चूंकि नाट्य शास्त्र नाम की पुस्तक लिखते हैं, उसी नाट्य शास्त्र पुस्तक में इन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आगे देखिएगा। दूसरा प्रश्न आपके, मतलब दूसरा विद्वान आ चुके हैं आचार्य भामा। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। ये कहते हैं शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ की सुंदर संयुक्त अभिव्यक्ति ही काव्य होती है। शब्द अर्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ की सुंदर संयुक्त अभिव्यक्ति, शब्द और अर्थ के साथ वही काव्य होता है। यानी शब्द का अर्थ भी होता है, काव्य का अपना अर्थ होता है, भावार्थ होता है, शब्दार्थ भी होता है। तीसरे विद्वान कौन है, ये सब लिख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। तीसरा प्रश्न है आचार्य दंडी के अनुसार, तीसरे विद्वान है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी कहते हैं काव्यम, काव्यम रमणीय अर्थ, काव्यम रमणीय अर्थ प्रतिपादकम वाक्यम, यानी कि ऐसा वाक्य जो मनोहारी हो, यानी कि रमणीय हो, रमणीय अर्थ को प्रकट करे या रमणीय अर्थ को प्रकट करने वाला हो, वही काव्य। काव्यम रमणीय अर्थ प्रतिपादकम, यानी ऐसा काव्य जो रमणीय अर्थ को प्रकट करे, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ऐसे वाक्य को काव्य कहते हैं। तो काव्य का यह भी लक्षण हो गया। ठीक है, काव्य का लक्षण माने काव्य की परिभाषा, काव्य के लक्षणों के आधार पर ही काव्य की परिभाषा आप देते हैं। अगले विद्वान है चौथे नंबर विद्वान, सबको एकदम से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चौथा विद्वान है आचार्य बामन। आचार्य बामन रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य है। आचार्य बामन क्या कहते हैं बेटा, आचार्य बामन कहते हैं, क्या कहते हैं, आचार्य बामन की अगर बात की जाए, एक मिनट, आचार्य बामन कहते हैं गुणीभूत शब्द अर्थो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, यानी कि रस प्रधान, गुण संपन्न, गुणीभूत शब्दार्थो रसात्मकम, यानी रसात्मकम यानी रस से संबंधित, गुणीभूत माने गुण संपन्न, क्वालिटीज के साथ, शब्द और अर्थ से युक्त, शब्द और अर्थ से युक्त, गुण संपन्न और रस प्रधान वाक्य को ही काव्य कहते हैं, ऐसा आचार्य बामन ने कहा। नोट डाउन करें। अगले विद्वान आपके आ गए आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट की एक पुस्तक है, उसका नाम है काव्य प्रकाश। उस काव्य प्रकाश पुस्तक में लिखते हैं, ठीक है, आचार्य मम्मट की वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसात्मकम वाक्य ही काव्य कहलाता है। यानी ऐसे वाक्य जिसमें रस होते हैं उन्हीं काव्य को हम क्या कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि ध्यान रखेंगे। तो आचार्य शब्दार्थों सहित तो काव्यम आचार्य भामा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य मम्मट। तो इस तरीके से आपने 5 विद्वानों की परिभाषा को देख लिया। और भी विद्वानों की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, देखिए हिंदी के बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी कहते हैं कि काव्य वह है जो हमारे मन को अस्थायी रूप से प्रभावित करे और हमारे हृदय में सच्चे भावों की सृष्टि करे, उसको हम काव्य कहते हैं। एक शुक्ला स्टडी पॉइंट की विशेष परिभाषा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए काव्य वह साहित्यिक अभिव्यक्ति है जिसमें शब्द और अर्थ की मधुरता, भावों की गहराई, कल्पना की उड़ान और रस की संपूर्णता होती है। ये विस्तार से परिभाषा मैंने तैयार की है ताकि सभी विद्वानों की परिभाषा इसमें मिल जाए। क्या, काव्य एक साहित्यिक अभिव्यक्ति है, सबसे पहली बात साहित्यिक अभिव्यक्ति है, जिसमें क्या होता है, शब्द और अर्थ की दोनों की मधुरता शामिल होती है, भावों की गहराई और गंभीरता शामिल होती है, कल्पना की उड़ान शामिल होती है, क्योंकि मतलब कल्पना खूब करी जाती है, और रस की संपूर्णता होती है। उस रचना को काव्य कहते हैं जिससे पाठक या श्रोता के मन में सौंदर्य का बोध, यानी सौंदर्य के बारे में जानकारी हो और भाव अनुभूति का संचार हो, यानी कि उनका भाव जो है एकदम से बदल जाए पढ़ने के बाद में, वो होता है काव्य। तो काव्य के लक्षण आपके हो गए। काव्य लक्षण की तमाम सारी विशेषताएं हैं, एक एक विशेषताओं को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। काव्य लक्षण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काव्य लक्षण या फीचर्स ऑफ। पहली विशेषता है उद्देश्य परकता है, यानी कि पर्पज फुलनेस, यानी कि उद्देश्य
यानी काव्य का लक्षण जो होता है, काव्य जो होता है हमेशा क्या होता है, किसी ना किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके लिखा जाता है। जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा काव्य प्रयोजन, यानी कोई ना कोई काव्य जो लिखा गया किसी न किसी उद्देश्य या विशेष उद्देश्य के साथ में ही लिखा गया, यानी बिना उद्देश्य के काव्य का सृजन नहीं हो पाता है। काव्य लिखने के लिए हमको किसी न किसी उद्देश्य की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए काव्य का प्रमुख उद्देश्य होता है पाठकों के मन में रस का संचार करना, सबसे पहला उद्देश्य। दूसरी बात, यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भावात्मक और बौद्धिक प्रेरणा भी देता है, जो आपने काव्य के प्रयोजन में पहले चैप्टर में समझा, उसका उद्देश्य मतलब यही बेसिकली है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसके अलावा और भी चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। किसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, टाइट हो गया ना। चलिए, दूसरी दूसरी विशेषता क्या है बेटा, कलात्मक अभिव्यक्ति, यानी कि ये आर्टिस्ट एक्सप्रेशन होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, काव्य में क्या होता है, एक कलात्मक होता है, कलात्मकता होती है, कवि लेखक जो होता है अपनी कला का प्रदर्शन भी करता है। काव्य की भाषा साधारण ना होकर के अलंकारिक होती है, अलंकारिक होती है, भावपूर्ण और सौंदर्य युक्त होती है, जिसमें कलात्मकता का प्रयोग करता है एक लेखक। काव्य में शब्दों का चयन कलात्मक ढंग से किया जाता है, कौन से शब्द कहाँ पर प्रयोग करने हैं, ये एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से सोचा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे अलंकार में कनक कनक ते सौ गुनी, अब कनक कनक इकट्ठा लिख दिया गया, कनक कनक ते सौ गुनी माँ दक्ता अधिकाय, या पाए बौराए जग वा खाए बौराए, यानी एक कनक माने सोना, एक कनक माने धतूरा। अब यहाँ पर क्या है, एक को खाने से व्यक्ति बौरा जाता है, धतूरा को खाने से, सोना को पा जाने से व्यक्ति एकदम से पागल हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये ऐसे ही शब्दों का प्रयोग, जैसे एक पानी शब्द, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब काव्य में पानी शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ, पानी का तीनों पानी का अलग अलग अर्थ है। ठीक है, सब चीजें ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका विशेषता है सौंदर्य बोध। ठीक है, यानी कि सौंदर्य बोध इसमें होता है, इसमें काव्य की विशेषता है। काव्य में दृश्य, ध्वनि, रंग, भाव, इन सभी के माध्यम से सौंदर्य की अनुभूति करवाई जाती है। सौंदर्य की अनुभूति किसके माध्यम से, दृश्य के माध्यम से। जैसे कि कोई दृश्य अच्छा अच्छा अलौकिक घटा दिखा दी गई, प्रकृति का वर्णन किया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था नील परिधान बीच सुकुमार, एक दृश्य आपके समय कि नीला परिधान होगा, नीला कपड़ा पहने श्रद्धा बैठी है, आपको दिख गई होंगी श्रद्धा। ठीक है, अब चाहे जिस रूप में आप देख रहे हो, तो श्रद्धा एक नीला कपड़ा पहने बैठी हुई है, नील प्रधान भी सुकुमार खिल रहा मृदुल अधकुला अंग। ठीक है, वो देख मतलब किस तरीके से आपका एक नजरिया बन जाता है, एक दृश्य जैसा बन जाता है। जब भी आप काव्य को पढ़ते हैं, ठीक है, या सुनते हैं, तो आपके अंदर एक दृश्य बन जाता है, इसको बिंबात्मकता कहते हैं। काव्य में बिंब कहते हैं, बिंब प्रधान काव्य, तो बिंबात्मकता काव्य में होती है, यानी कि वो दृश्य, ध्वनि, कुछ ध्वनियां होती है, इसे क्या पढ़ते हैं। अब जैसे आप घनानंद को पढ़े, या फिर आप जो है किसको पढ़े, आप केशव मतलब उनको पढ़े, क्या नाम है, महाकवि भूषण को पढ़े आप, उसमें आप देखेंगे तो युद्ध वाले सिचुएशन में वो लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं वो, सज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरि सरजा शिवाजी जंग जीतन चलता है। अब इस तरीके से आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब सूरदास के रचनाओं को कैसे पढ़ेंगे, सूरदास की, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मतलब हर चीज को पढ़ने की अलग अलग टेक्निक, अलग अलग शैली होती है। कि हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ए ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये चीजें जो मैंने पढ़ा, ये ऊधो के गायन के पद हैं, गेय पद जिसको आप कहते हैं। ऊधो ने इस तरीके से नहीं लिखा, ऊधो के नहीं बल्कि सूरदास के हैं। अब ऊधो जब जाते हैं गोपियों से कहते हैं कि भाई आप प्रेम रोम त्यागो, तो ऊधो को गोपियां समझाती हैं, वहां पर आप देखते हैं गायन पद है। तो उस काव्य में चीजें होती हैं, हर काव्य का अलग अलग होता है। जैसे आप नील परिधान मैंने पढ़ा था, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिले हूं ज्यों बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ऐसे पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद। तुलसीदास की रचना को कैसे पढ़ेंगे, चौपाई, चौपाई में कोई चौपाई से मैंने, आप मान लीजिए कोई चौपाई हो, आप जैसे कि मान लेते हैं सुंदरकांड की कोई चौपाई आप देखिए, जैसे कि निर्मल मन जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठीक है,
ऐसे तो पढ़ते हैं इसको, चौपाई ये हो गई। दोहा अलग तरीके से पढ़ा जाता है, यानी एक पढ़ने की शैली भी होती है, ध्वनि, बिंबात्मकता सब कुछ होती है, भाव के साथ, रंग के साथ, ये सब इसमें चीजें होती हैं। हर एक रचना की ध्वनियां भी अलग अलग होती हैं, तो काव्य में सौंदर्य बोधता होती है। यह पाठक को एक रसात्मक अनुभव प्रदान करता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, बौद्धिकता और भावना का संतुलन होता है काव्य में। क्या होता है बेटा? बौद्धिकता और भावना का संतुलन होता है, बैलेंस ऑफ इमोशन एंड जो है इंटेलेक्ट, यानी काव्य में भावनाओं यानी इमोशंस का संचार होता है, लेकिन वह तार्किक और विचारशील ढंग से व्यक्त होता है। यानी तर्क के साथ और विचारशील ढंग से व्यक्त भावना जो होती है वह काव्य होती है। या ना तो केवल भावना होती है और ना ही केवल तर्क होता है, तर्क और भावना के बीच की कड़ी होती है, बल्कि दोनों के सम्मिलन का रूप होता है। अगर केवल तर्क हो जाएगा तो गद्य रचना हो जाएगी, ठीक है, वो निबंध हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें केवल भाव ही होगा तो भी वो अच्छा नहीं होगा, यानी उसमें तर्क के साथ भावना का प्रधान भी होना चाहिए। ठीक है, विचारशील चीजें होनी चाहिए, ये विशेषता है। अगली विशेषता लिखिएगा, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति होती काव्य के माध्यम से। देखिए, श्रेष्ठ काव्य अपने युग की संस्कृति के बारे में, अपनी परंपरा, अपने नैतिक मूल्यों को उजागर करता है। जैसे मैथिली शृंगगुप्त की रचनाओं में आप देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में देखेंगे, तो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज को भी अपने मूल्यों में जगह देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यह समाज के लिए एक दिशा सूचक काम होता है, समाज को एक दिशा प्रदान करता है, क्योंकि साहित्य जो होता है वह समाज का दर्पण होता है, और साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी दर्पण में देख करके समाज आगे बढ़ता रहता है। समाज में जो होता है वो साहित्य में लिखा जाता है, समाज में जो बुराइयां होती हैं, विसंगतियां होती हैं, उनको दूर करने के लिए साहित्य में लिखा जाता है, ताकि उस बुराइयों का, उस समस्या का समाधान किया जा सके। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको समझा दिया इन चीजों को। चलिए आगे बढ़िएगा, अगली विशेषता होती है काव्य लक्षण में। काव्य लक्षण की विशेषता लिखिएगा, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी होती है। कवि जो होता है अपने अनुभूतियों को नूतन शैली, नूतन में नई नई शैली में लिखने का प्रयास करता है, और कल्पना शक्ति से सजाता है उस रचना को, नूतन शैली में, नई शैली में लिखने का प्रयास करता है। जैसे कि नई शैली में, आज से पहले अगर मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं, पहले के कवि किससे तुलना तुलना करते थे? पहले कवि चांद के चांद के मुखड़े से तुलना, मतलब चांद से तुलना करते थे स्त्रियों के मुखड़े की। हाथी जैसी चाल, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गजगामिनी। गजगामिनी मतलब होता है हाथी जैसे चलने वाली महिलाएं, उसी को गजगामिनी कहते हैं। हाथी एकदम से मस्त मौला चलती है, ऐसे जब स्त्रियां चलती हैं तो वो गजगामिनी कहलाती हैं। ऐसी स्त्रियां जो हाथी के समान मस्त होकर के एकदम चलती हैं, उनको गजगामिनी कहा जाता है। मृग नयनी, मृग के समान आंख वाली। लेकिन धीरे धीरे करके ये सब चीजें चलती रही। चांद से मुखड़े की तुलना होती है स्त्रियों की, ठीक है, क्योंकि सुनहरा मुखड़ा होता है स्त्रियों का, एकदम से गोरा सा, तो इसीलिए चांद से तुलना की जाती है, क्योंकि चांद शीतलता प्रदान करता है। पुरुष थका हारा आता है कहीं से घर पे, स्त्रियों का चेहरा देखता है, अपनी बीवी को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, उसका जीव प्रफुल्लित हो जाता है, पूरे दिन की मेहनत की जो उसकी थका है सब दूर हो जाती है, अपने अपनों को देखता है जब खुश। ठीक है, तो इस तरीके से तो तुलना कवि लोगों ने चांद से करी स्त्रियों के मुखड़े की। लेकिन एक कवि हुए हैं, उनका नाम है उनका नाम है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, आपने नाम सुना। उन्होंने चांद क्या कह दिया, सारे कवि जितने भी कवि थे अब तक सब चांद से तुलना कर रहे थे, चांद को अच्छा बता रहे थे। लेकिन उसी चांद को किसने कह दिया? गजानन माधव मुक्तिबोध ने कह दिया कि चांद का मुंह टेढ़ा है। एक कविता लिखी उन्होंने, क्या लिखा? चांद का मुंह टेढ़ा है। अब सोचो क्या बीती होगी चांद पर, अगर चांद सुन रहा होगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध हमको कैसा कह रहे हैं। सारे कवि, विद्वान विद्वान कवि हमको तुलना किए हैं स्त्रियों के मुखड़े से, लेकिन इन्होंने कैसा कह दिया। यहां तक कि आज के जो लेखक है, गाने वाले जो गाना लिखते हैं, बॉलीवुड के, टॉलीवुड, जो भी गाना वाना होता है तमाम सुनते हैं आपको, सब चांद से तुलना करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पर चश्मा का पहरा। अब चश्मे का पहरा है आंखों पर, कैसे देखो? तो यानी चश्मा तो उतारो जी आगे, गाना और चलता है। अब मत कहिए गुरुजी आप गाना ही बड़े सुनते, नहीं, ये चीजें मैंने उदाहरण के रूप में टाइटल के लिए सुना। भाई क्या कहता है कवि, कवि कहने का आशय क्या है? तो यहाँ पर तात्पर्य है कि आज के आधुनिक कवि भी, आधुनिक लेखक भी जो गायन लेखन करते हैं, वो भी चांद से तुलना करते हैं। लेकिन वहीं पर नूतन नूतन शैलियों का प्रयोग करते हुए तमाम कवि और दिख जाएंगे जो कि अलग अलग तुलना करते रहेंगे। तो ये एक तुलनात्मक, मतलब की एक अलग अलग चीजें आपको दिखेंगी काव्य में। कल्पना के माध्यम से साधारण बातों को असाधारण बना देना एक कवि का एक मुख्य विशेषता होती है। एक कवि जो होता है, सही सी बात है, कोई छोटी सी बात है, उसको भी एक अपनी रचनात्मकता, अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से उसको और अच्छा बना देता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे।
वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो किसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए अगली विशेषता क्या है, भाव और रस का संयोग। क्या होता है, भाव और रस का संयोग। देखिए काव्य में भावों की प्रधानता होती है और वे रस में परिणत होकर के पाठक को आनंदित करते हैं। यह काव्य की आत्मा मानी जाती है, रस। ठीक है, तो रस और भाव काव्य की क्या है, आत्मा है, आचार्य भरत मुनि कहते हैं। जैसे कैसे, प्रधानता भावों की होती, भाव। एक कवि हुए हैं, शायद किसी ने लिखा है, मैथिली शरण या पंत जी ने लिखा है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, जिसने कवि पहले लिखा होगा वो वियोगी होगा। कैसे होगा वियोगी, कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जिस तरीके से जब आंखों से कोई कवि ऐसे नहीं बन जाता है, कवि बनने के पीछे उसको महसूस करना पड़ता है। यानी जब घनानंद जो है प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी जो एक सुजान नाम की जो है नर्तकी थी, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नृत्य किया करती थी, उनसे प्रेम करते थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में घनानंद जी भी रहा करते थे, घनानंद जी कविताएं सुनाया करते थे। ठीक है, और ये नृत्य किया करती थी, मनोरंजन किया करती थी सभी का। ऐसे में क्या हुआ कि घनानंद प्रेम करने लगे, लेकिन घनानंद ने अभी बयान नहीं किया था, यानी कि आई लव यू नहीं बोला था। ठीक है, जब आई लव यू नहीं बोला था तो क्या हो गया, तब सुजान को पता ही नहीं चला कि घनानंद हमसे प्रेम करते हैं। सुजान को तो पता नहीं, लेकिन घनानंद जो है मन ही मन जो है प्रेम कर चुके उनसे। लव एट फर्स्ट साइट इसको कहते हैं। तो भैया हो गया। अब एक बार एक समय की बात है, घनानंद से कहा गया कि भाई कोई गाना सुनाओ बढ़िया सा। तो घनानंद ने कहा कि अरे साहब कविता सुनाने की बात है, गाना तो हम नहीं गा पाते हैं, कविता मैं लिख देता हूँ, गा नहीं पाता हूँ, गाने के लिए किसी दूसरे से बोल दीजिए। कहा अच्छा। तो घनानंद, तो लोगों ने, दरबारियों ने कहा राजा से, मोहम्मद शाह रंगीले से, कि घनानंद तब गाएंगे जब सुजान कहेगी। सुजान से चूंकि वो एक प्रकार से लगाव रखते हैं, लेकिन वो प्रपोज वाला नहीं हुआ था सिस्टम। अब भैया घनानंद, ठीक है, आनंद घन उनका नाम था, घन आनंद बाद में उससे जुड़ गया। ठीक है, तो जब घनानंद जी की बात की तो घनानंद जी जो थे, जब उनको उनसे कही सुजान आकर के प्रेम से बोली कि गा दीजिए घनानंद जी, क्यों जो है राजा जी कह रहे हैं तो गा दीजिए। जब घनानंद ने, मतलब घनानंद से बड़ी गदगद बाणी में प्रिय, मतलब प्रेम से कहा इन्होंने, सुजान ने, तो घनानंद गाने लगे। घनानंद बहुत अच्छा गाना सुनाया, पूरा दरबार खुश हो गया। तो राजा को थोड़ा सा लग गई बात मोहम्मद शाह रंगीले को, भाई मैं राजा हूँ, इतना पावरफुल हूँ, बादशाह हूँ, मुगल सम्राट हूँ, ये घनानंद हमारे कहने से नहीं गया, ये सुजान एक नर्तकी के कहने से गा रहा है, मेरी क्या इज्जत है। राजा को थोड़ा सा बात लग गई, राजा ने कुछ बुरा भला बोला है, कुछ कह दिया होगा। घनानंद जो कि स्वाभिमानी व्यक्ति थे, कहा है राजन शांत रहो यार, नहीं रखना है तुमको अपने दरबार में मत रखो, नहीं जो देना है अपनी जो है धन रखे रहो अपने पास, लक्ष्मी जी को, मुझे नहीं चाहिए पैसा रुपया, मुझे नहीं चाहिए सोने के सिक्के, रखे रहो अपने पास। राजा एकदम चकित हो गए कि भाई क्या कह रहे हैं घनानंद, हैं कहाँ जाएगा ये। क्योंकि प्रेम की ताकत इतनी बड़ी ताकत थी, घनानंद ने एक प्रकार से क्या किया, सुजान का हाथ पकड़ा, चलिए सुजान चलते हैं कहीं पर अलग चलते हैं, आशियाना बसाते हैं। मतलब सुजान से बिना कहे प्रपोजिंग वगैरह नहीं हुआ था। सुजान सोच रही है ये मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं, अब मुझे भी लाग लपेट घनानंद। वो प्रेयसी जो थी उनकी, सुजान नाम की जो प्रेमिका थी, हालांकि सुजान को पता था, लेकिन सुजान चूंकि उस समय, चूंकि भाई इनके पास कुछ है नहीं, कैसे क्यों चली जाएं, होता है वो चीजें। एक स्त्री एक पुरुष के साथ तभी सुखी रह सकती है जब वह पुरुष कुछ पैसा रुपया कमाता हो। अगर वो अब खुद नहीं कमाएगा तो कैसे खाएंगे दोनों लोग, दोनों प्राणी। इसलिए जरूरी होता है पुरुषों को कमाना, और स्त्रियों को तभी प्रेम समझ में आता है। ये बातें वास्तव में आज भी देख रहे होंगे। तो जरूरी है कि भाई आपके पास कुछ होगा तभी तो आपके साथ कोई जाएगा, आपके भरोसे जाएगा। अब पता चला तुम्हारे भरोसे चली गई वो, और तुम उसको खाना नहीं खिला पा रहे हो, तो कहाँ रहेगी तुम्हारे पास। इसीलिए क्या हुआ, घनानंद के साथ साथ ऐसे तमाम धारणा बनी होगी, वो हिसाब से नहीं गई सुजान जो है, नहीं गई घनानंद के साथ, और वो चले गए। तो घनानंद ने प्रण कर लिया, चलो अब जीवन में कभी हम शादी नहीं करेंगे, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य। और दीक्षा किसमें ले ली, निम्बार्क संप्रदाय में जाकर के। निम्बार्क संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जहां पर दीक्षा लेने के बाद में कोई शादी नहीं कर सकता।
ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तो घनानंद जो थे उन्होंने कर लिया, कहा भी चलो, और उन्हीं सुजान से प्रेम, आजीवन प्रेम करते रहे। सुजान नाम की उस नर्तकी से प्रेम करते रहे पूरा जीवन। और घनानंद को इसीलिए प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। तो उनकी रचनाओं में आपको दर्द दिखेगा, उनकी रचनाओं में आपको चीजें दिखेंगी। उन्होंने महसूस किया खुद को, सुजान सागर, सुजान हित, सुजान के बारे में तमाम रचनाएं लिख डाली। तो वो चीजें हैं। ऐसे में भाव और रस का संयोग जब तक नहीं होता है और प्रधानता भाव की होती है, रस में परिणत हो जाता है, कभी एक प्रकार से उसमें बीतता है, कभी जीता है उस चीज को, तब उसके अंदर से कविताएं निकलती हैं। ठीक है, आजकल के कवि नहीं कि शुद्ध से इधर से लिख दिया, उधर से लिख दिया, कोई पढ़ने वाला है नहीं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। हमने देखा बीएचयू में हमारे कई साथी लिखते रहते थे, हमेशा कोई पढ़ने वाला ही नहीं रहे होता है उसका। बीएचयू में मैंने हिंदी साहित्य एमए किया, तमाम साथी मेरे थे, वो लिखते रहते थे, दिन रात बैठ के ये लिखते थे। क्या लिखते हैं? मैं निकला यहां से जा रहा था, एक चौराहे पर एक रोड मुड़ रहा था। अरे ये कौन सी कविता है भाई? अब जैसे ये तो नई कविताओं में कविता को एकदम से भ्रष्ट कर दिए। कविता यानी काव्य, आधुनिक काव्य एकदम से खत्म काव्य मान सकते हैं आप। कुछ नहीं है उसमें, कोई रस नहीं, कोई भाव नहीं, कोई बस केवल विचार ही विचार झोंक रहे हैं। जो भी लिख रहा है वो अपने विचार को थोप रहा है, अपने विचार को, अपनी शैली को, अपने जो जी रहा है जीवन उसी को आपको ढकेल रहा है। लो भैया तुम ही हो जियो, तुम भी ऐसे जियो। क्या है ये सब? व्हाट इज दिस? क्या है? यानी काव्य में जब तक थोड़ा मधुरता आ जाए, सरसता आ जाए, भाव में बह जाओ आप, वही होगी कविता अनजान, निकल कर नैनों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वो होती है कविता। कविता ऐसे नहीं बन जाती कि आप कहीं चौराहे पर बैठ करके और देखा कि भाई कोई टिकिया बना रहा है, उस पर कविता लिख दिए। वो कविता नहीं, वो लेख होता है, वो निबंध होता है। इसीलिए अगर निबंध और कविता में अंतर नहीं होता तो क्या निबंध ही नहीं लिखा जाता? कविता क्यों हुई? यानी कविता मनोरंजन के लिए लिखी जाती, कविता एक नीति निर्देश देती है, कविता आपको भाव एकदम से विभोर कर देती है, उसमें एकदम से तल्लीन कर देती, आनंदित कर देती, प्रफुल्लित कर देती है। मजा आ गया होगा आपको पढ़ने में। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ा देता हूँ डीप में जाकर के, लेकिन अगर आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही है इस तरीके से पढ़ाना में, ताकि आपको क्लास में इंटरेस्ट बना रहे, और इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। बातचीत बिल्कुल भी ना करें कमेंट सेक्शन में। चलिए, मूल्य परखता भी इसमें शामिल होती है। काव्य केवल सौंदर्य नहीं सिखाता बल्कि जीवन मूल्य, आदर्श और शिक्षाएं भी देता है। इसके अलावा यह एक प्रकार की सांस्कृतिक धरोहर भी होता है। काव्य, काव्य क्या है बेटा? एक सांस्कृतिक धरोहर होता है, इसलिए सांस्कृतिक धरोहर के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें शिक्षात्मकता भी होती है, यानी कि ये शिक्षा भी देता है। आदर्श काव्य जो होता है पाठकों को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देता है, और यह पाठक के आचरण और जीवन दृष्टिकोण को प्रभावित भी करता है। साथ ही साथ में आध्यात्मिक और मानसिक शांति भी देता है, यानी उत्तम काव्य जो होता है आत्मा को शांति प्रदान करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। यह ध्यान और चिंतन का माध्यम बन सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे कोर्स से ज्वाइन होना है, तो हमारे कोर्स से आप जुड़ सकते हैं बेटा। कोर्स से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहली बात आपको करना क्या है? 9161936062 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। मात्र 100 रुपए फीस में पूरा कोर्स आपके लिए करवाया जा रहा है। सभी सब्जेक्ट की क्लास होगी, नाम अपना, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम, और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम इस नंबर पर लिख करके भेज दीजिएगा। 5th सेमेस्टर की जो क्लास है तो 5th सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस आपको जो है देना पड़ेगा। उसी में आपको 5th सेमेस्टर का 6 महीने की क्लास आपको मिलती रहेगी, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ग्रुप में आप जुड़ेंगे, बहुत फायदा होगा। आपको किताब, सीरीज कुछ खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजेंगे, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी, उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास, पीडीएफ नोट, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, ये बात केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपका हिंदी के साथ संस्कृत है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, शिक्षा शास्त्र है, अर्थशास्त्र, उन सभी से रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है, आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, अगर आप नहीं चलाते कुछ भी गूगल पे, फोन पे, तो आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं फीस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए वैध सिलेबस है, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला चैप्टर इससे पहले आपने समझा जाना, और इसमें को करिकुलर की परीक्षाएं जो होती है आपकी, उसकी यानी को करिकुलर में आपको क्या पढ़ना है? को करिकुलर में आपको पढ़ना है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में, यानी कि विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता के बारे में पढ़ना, कंप्यूटर और रीजनिंग के बारे में पढ़ना है। पूरा विस्तार से मैं वो भी समझाऊंगा आपको, 10 प्रैक्टिस सेट उसके मिल जाएंगे इसी में। यानी अगर आप एक सीरीज खरीदोगे कितने रुपए की पड़ेगी? एक सीरीज आपकी 60 रुपए की पड़ती है। 5 सीरीज खरीदो कितने की पड़ेगी? 6×5 = 30, 300 रुपए की आपकी सीरीज ही हो जाएगी। और ठीक है, उसमें क्लास आपकी थोड़ी मिलेगी, लिखा हुआ मिलेगा, इसमें पीडीएफ भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगी, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। केवल एक सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। ठीक है, जुड़ जाइए।
किसी भी विश्वविद्यालय से आप संबंधित है, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, एमजे पैरी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, आपके चौधरी चरण सिंह मेरठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर अजय भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, ध्यान रखिए, कोई भी विश्वविद्यालय हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत यही सिलेबस है, ध्यान रखिएगा। चलिए तुरंत जुड़ जाइए, देर ना कीजिए। चलिए तीव्र गति से, काव्य के प्रकार, काव्य कई प्रकार के होते बेटा, देखिए आधार के आधार पर अगर देखेंगे तो जैसे रचना के आधार पर, रचना के आधार पर अगर आप देखेंगे बाबू, रचना के आधार पर काव्य कई प्रकार का होता है। देखिए रचना के आधार पर जैसे पद्य, गद्य, पद्य गद्य मिश्रित यानी चंपू काव्य कह सकते हैं जिसको, इसमें पद्य और गद्य दोनों मिलते रहते हैं। रचना के आधार पर काव्य जो होते हैं वो कई प्रकार के, एक पद्य काव्य, एक गद्य काव्य, एक गद्य और पद्य मिश्रित काव्य। दूसरा विषय वस्तु के आधार पर अगर देखें, नाटक, महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, ये सब क्या है, विषय वस्तु के आधार पर काव्य के प्रकार है। रस प्रधानता के हिसाब से देखें तो श्रृंगारिक काव्य, वीर काव्य, करुण काव्य, हास्य काव्य, भयानक काव्य, ये सब काव्य होते हैं जो कि रस के आधार पर देखें तो श्रृंगार रस, श्रृंगारिक, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगारिक काव्य जैसे वीर रस की तो वीर प्रधान, करुण रस की तो करुण प्रधान, इस तरीके से, ठीक है। देश काल के अनुसार अगर देखें तो संस्कृत काव्य हो गया, हिंदी काव्य हो गया, प्राचीन मध्य आधुनिक काव्य हो गया, ये सब देश काल के अनुसार काव्य को विभाजित कर सकते हैं। तो काव्य के प्रकार हो गए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। काव्य लक्षण का महत्व क्या है बेटा, देखिए काव्य लक्षण के ये महत्व आप लिख लीजिएगा। काव्य लक्षण का महत्व, पहला महत्व क्या है, काव्य के मूल तत्वों को जानने में सहायता करता है काव्य लक्षण। दूसरी बात, काव्य और सामान्य गद्य में अंतर स्पष्ट करता है काव्य का लक्षण। तीसरी बात है, काव्य की आलोचना और मूल्यांकन में सहायता करता है काव्य का लक्षण, क्योंकि उन्हीं लक्षणों के आधार पर काव्य का मूल्यांकन किया जाता है और आलोचनात्मक परीक्षण किया जाता है। इसके साथ साथ विभिन्न काव्य शास्त्रियों की दृष्टियों को समझने में मदद करता है काव्य लक्षण। इसके साथ ही साथ में साहित्यिक सौंदर्य और रस बोध का विकास करता है काव्य के लक्षण। तो काव्य के लक्षण का यह महत्व है। 5 महत्व मैंने लिख रखे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आप लिख सकते हैं। और इस तरीके के नोट्स मैंने तैयार किए जो कि आपके लिए समझ में आ जाए। सरल से सरल भाषा का प्रयोग मैंने इसलिए किया है ताकि आपको बिल्कुल सरल तरीके समझ में आ जाए, कहीं पर भटकने की आपको जरूरत ना पड़े, सब कुछ आपको इकट्ठा मिल जाए। निष्कर्षतः आप क्या कह सकते हैं, निष्कर्षतः आप कह सकते हैं काव्य लक्षण न केवल यह निर्धारित करता है कि कोई रचना काव्य है अथवा नहीं है, बल्कि वह साहित्य के सौंदर्य शास्त्र की नींव भी रखता है। इसमें शब्द, अर्थ, भाव, रस, लय और अलंकार का सुंदर समन्वय होता है काव्य लक्षणों में या काव्य में। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसकी परिभाषाएं दी हैं, किंतु सभी इस बात पर एकमत है कि काव्य का उद्देश्य भाव संप्रेषण और रसोत्पत्ति यानी रस की उत्पत्ति करना, संप्रेषण संचार कम्युनिकेशन करना, अपने भावों अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, साथ ही साथ में भाव यानी अपनी इमोशंस को दिखाना। इस तरीके से काव्य का लक्षण ये होता है, ये आपने समझा। अब काव्य के लक्षण के महत्वपूर्ण मतलब विशेषताएं हो गई। अब महत्वपूर्ण प्रश्न, काव्य लक्षण संबंधित 15 एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो काव्य लक्षण के प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं बेटा, सभी लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व काव्य की आत्मा माना जाता है। काव्य की आत्मा रस को माना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। हालांकि काव्य की आत्मा अलंकार को भी मानते हैं, कौन मानता है वो मानते हैं आचार्य भामा, ठीक है। लेकिन रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, सभी लोगों ने स्वीकार किया है। भारतीय काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस ही वह तत्व है जो काव्य को पूर्णतया देता है और श्रोता या पाठक को आनंद प्रदान करता है, वो काव्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण किस ग्रंथ में दिया है। आचार्य मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, उसमें ग्रंथ में दिया काव्य प्रकाश में। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है, आचार्य मम्मट। काव्य अलंकार किसने लिखा है, काव्य अलंकार भामा की रचना है, ठीक है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है, ठीक है, आनंदवर्धन की रचना है। साहित्य दर्पण जो किसकी रचना है, आचार्य विश्वनाथ की रचना है। ध्यान रखिएगा, सब प्रश्न परीक्षा में पूछे आते हैं। देखिए काव्य अलंकार भामा की रचना है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है, ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। साहित्य दर्पण किसने लिखा, विश्वनाथ ने लिखा है। नाट्यशास्त्र किसने लिखा, भरत मुनि ने लिखा है। काव्य प्रकाश की पुस्तक के लेखक कौन है, आचार्य मम्मट, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए आचार्य मम्मट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य का लक्षण, काव्य का तत्व और काव्य के प्रकार का अत्यंत विस्तृत तरीके से वर्णन किया है, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, यहाँ परिभाषा किसकी है, आचार्य मम्मट ने दी है, शब्दार्थों सहितो काव्यम।
मम्मट ने काव्य को शब्द और अर्थ के संयोग से उत्पन्न बताया है और उनके अनुसार दोनों का सौंदर्यपूर्ण संयोग ही काव्य का निर्माण करता है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आचार्य भामा के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? आचार्य भामा ने काव्य की भामा किसने कहा? अलंकार को बताया है भामा ने। अलंकरोति अलंकार, यानी कि काव्य की आत्मा क्या है? काव्य की आत्मा अलंकार को बताया आचार्य भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य है। भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है और कहा कि अलंकार के बिना काव्य निष्प्रभावी होगा, काव्य का कोई मतलब नहीं होगा बिना अलंकार के। तो बिल्कुल ठीक बात भी कहा इन्होंने। जैसे रस के बिना काव्य जो है बिना प्राण के शरीर हो जाता है, ऐसे ही बिना अलंकार के भी काव्य बेकार सा लगेगा। पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन सा काव्य लक्षण नहीं है? इनमें से अलंकार युक्त भाषा काव्य का लक्षण है, भावनात्मक प्रस्तुति ये भी है, तार्किक संवाद ये नहीं होता है, रस निष्पत्ति भी होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तार्किक संवाद जो होता है ये काव्य लक्षण नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, तार्किक संवाद। काव्य लक्षणों में भाव, रस, कलात्मक आदि होते, जबकि तार्किक संवाद नाटक का या गद्य के तत्व हो सकते हैं, परंतु काव्य का मूल लक्षण नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बामन के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? आचार्य बामन। बामन ने रीति संप्रदाय को माना। रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है? देखिए, रस संप्रदाय के आचार्य है भरत मुनि। रस को काव्य की आत्मा भरत मुनि मानते हैं, अलंकार को भामा मानते हैं। ठीक है, भामा, और रीति को आचार्य बामन मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। क्लियर? तो आप लगा दीजिएगा रीति, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, बामन के ग्रंथ का क्या नाम है? आचार्य बामन ने पुस्तक लिखी है काव्य अलंकार रस, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति पुस्तक। रीति आत्मा काव्यस्य, इन्होंने क्या कहा? रीति आत्मा काव्यस्य, यानी रीति काव्य की आत्मा होती है, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। किसने कहा? किसने कहा? आचार्य बामन ने कहा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, काव्य वह है जो रसात्मक होता है, यानी वाक्यम रसात्मकम काव्यम। किसने कहा? वाक्यम रसात्मकम किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम भट्टनायक ने कहा है। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। भट्टनायक ने रस को ही काव्य का मूल लक्षण बताया और कहा कि रस ही पाठक में आनंद की अनुभूति करवाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, काव्य के प्रधान तत्व कौन से हैं? काव्य के प्रधान तत्व होते हैं शब्दार्थों सहितो काव्यम। शब्द, शब्द और लय नहीं, शब्द और अर्थ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शब्द और अर्थ। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी शब्द और अर्थ काव्य के सौंदर्यपूर्ण संयोग से उत्पन्न होता है, या दोनों मिलकर के काव्य की संरचना को बनाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। काव्य का प्रयोजन क्या है? काव्य का प्रयोजन होता है रसास्वादन और शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पहले वीडियोस में आपने यही सब सीखा है, पहले क्लास में। काव्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि पाठक को शिक्षित करना और उसे रस प्रदान करना होता है। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? देखिए, आनंदवर्धन जो है वो ध्वनि संप्रदाय को बताते हैं। देखिए, रीति संप्रदाय किसने बताया? आचार्य बामन ने रीति संप्रदाय दिया। अलंकार आचार्य भामा ने। अलंकार मतलब कि अलंकार का पहली बात, भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना, रीति को काव्य की आत्मा बामन ने माना। ठीक है, ध्वनि को आनंदवर्धन ने माना, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। रस को भरत मुनि ने माना। ठीक है, भरत मुनि, और ध्वनि को आनंदवर्धन। 3 साल ले लो चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आनंदवर्धन ने ध्वनि आलोक नाम की एक पुस्तक लिखी। उसी पुस्तक में ध्वनि को काव्य की आत्मा माना और कहा कि ध्वनि के माध्यम से ही रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, ध्वनि शब्द किसने प्रमुखता से प्रतिपादित किया है? ध्वनि शब्द आनंदवर्धन ने ध्वनि के बारे में विस्तार से बताया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत प्रतिपादित किया और काव्य में निहित गूढ़ भाव को महत्वपूर्ण बताया। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, काव्य की भाषा कैसी होनी चाहिए? काव्य की भाषा भावात्मक और अलंकारिक होनी चाहिए। बिल्कुल, भावात्मक और अलंकारिक भाषा का प्रयोग काव्य में होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, काव्य भाषा में सौंदर्य, कोमलता और भावात्मकता होनी चाहिए ताकि वह पाठक के हृदय को स्पर्श कर सके। बिल्कुल। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। किस आचार्य ने काव्य का संबंध आत्मिक सुख से जोड़ा है? आत्मिक सुख से भट्टनायक ने जोड़ा है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भट्टनायक नाम के आचार्य कहते हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, काव्य आत्मा को शांति और सुख प्रदान करता है। यह एक आध्यात्मिक अनुभूति का माध्यम होता है काव्य। ठीक है, आध्यात्मिक अनुभूति होती है काव्य को पढ़ने के बाद में। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आचार्य दंडी ने किसे काव्य की आत्मा माना है? आचार्य दंडी की अगर बात की तो अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। दंडी ने काव्यादर्श नाम की पुस्तक लिखी। दंडी की पुस्तक का क्या नाम है? काव्यादर्श ने दंडी लिखी। काव्य अलंकार
पुस्तक किसने लिखी है? काव्य अलंकार भामा की पुस्तक है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन की पुस्तक है। ठीक है, तो इस ग्रंथ में अलंकारों को काव्य की शोभा और आत्मा के रूप में माना इन्होंने। अगला प्रश्न आ चुका है, काव्य में रस किस माध्यम से प्राप्त होता है? काव्य में रस जो होता है किस माध्यम से प्राप्त होता है बेटा? जो है ये शब्द, अर्थ और ध्वनि से प्राप्त होता है, तीनों से प्राप्त होता है, ध्यान रखिए। रस की निष्पत्ति काव्य में तब होती है जब शब्द अर्थ का संगम गूढ़ ध्वनि के माध्यम से पाठक तक पहुंचता है, शब्द अर्थ के माध्यम से, तो उसमें हम रस की प्राप्ति कर पाते हैं। जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है, कोर्स से ज्वाइन होना है, जुड़ सकते हैं। 9161 क्लास आपकी हो गई। आज की वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ समझ लिया। काव्य लक्षण पूरा हो गया आपका। काव्य लक्षण के बाद में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? काव्य लक्षण के बाद में काव्य प्रयोग। आपका पहला चैप्टर क्या था? काव्य प्रयोजन था। दूसरा आपने समझा काव्य लक्षण। तीसरा चैप्टर आपका क्या हुआ है? काव्य हेतु। काव्य हेतु किसे कहते हैं उसको समझेंगे। काव्य हेतु, काव्य का स्वरूप और काव्य की आत्मा, ये हम देखेंगे अब जो है नेक्स्ट तीसरी क्लास जो आएगी उसमें। ठीक है, हो सकता है काव्य हेतु और काव्य की आत्मा मैं एक ही वीडियो में समझा दूं। ठीक है, और ये चीजें आपको समझाने का पूरा प्रयास रहेगा, तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। एसएमएस कीजिए 9161 और 936062। आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है सभी सब्जेक्ट की, तो पीडीएफ के लिए आप एसएमएस कीजिएगा अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो। 5th सेमेस्टर में तो 5th सेमेस्टर लेकर के भेज दीजिएगा। और कहीं गुरुजी हमको 100 रुपए वाला कोर्स ज्वाइन होना है, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, क्यूआर कोड, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। अगर आप नहीं चलाते तो किसी दूसरे से आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे से आप भिजवा दीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको वहां पर क्या मिलेगा? लाइव क्लास मिलेगा, प्लस में आपको लाइव क्लास नहीं ले पाते तो उसकी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेगी, प्ले लिस्ट, पुरानी प्ले लिस्ट, नई प्ले लिस्ट, सब कुछ आपको मिलेगी। इसके अलावा पीडीएफ, मतलब आप वीडियोस नहीं देखना चाहते परीक्षा के दिनों में, तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स से आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, उसमें पीडीएफ नोट्स में आपको एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा चाहे आपकी हो रही हो, चाहे आपकी परीक्षा लिखने वाली आ रही हो, ठीक है, लिखित हो रही हो, यानी अति लघु, उत्तरीय, लघु, दीर्घ उत्तरीय, सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को आपको कवर कर दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को मैं मॉडल पेपर में रखता हूं जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछले 7 वर्षों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं बीए के क्षेत्र में, तो आपके लिए ऐसे प्रश्नों को तैयार किया जाएगा जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएंगे। ये बात आप ध्यान रखें, तो परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। विस्तार से हमने ये चीजों को आपको बताया, समझाया। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। पूरा पीडीएफ नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, केवल एक सब्जेक्ट हिंदी का नहीं, हिंदी के साथ आपका संस्कृत है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, संस्कृत है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, ठीक है, आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान, अधिकतर सब्जेक्ट की तैयारी आपको मिलती रहेगी। सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ आपको नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। मतलब कोकरिकुलर का सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा जो कि आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा। तो कोकरिकुलर की बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में, कोकरिकुलर से लेकर के और सारे मेजर सब्जेक्ट की आपकी तैयारी। 2 ही सब्जेक्ट आपको मेजर पढ़ने हैं, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते, तो वो सब पहला पेपर, दूसरा पेपर, दोनों की तैयारी आपकी मैं करवाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर और तुरंत जुड़िए। व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।